आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर कहाँ से आया? ये एक फिजिक्स की बहुत ही बड़ी ब्रांच जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उससे आया, उससे ये चैप्टर लिया गया है। तो छोटा सा मैं चार्ट बना देता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें चार्ज रेस्ट में होते हैं, चार्ज इन रेस्ट, ठीक है। नंबर 2 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज मोशन करते हैं। तो चार्ज इन मोशन, तब बहुत सारे चैप्टर्स हमें यहां नजर आते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 2 मैग्नेटिज्म, नंबर 3 अल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई, और भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। तो ये एक छोटा सा चार्ट बनाया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज इन रेस्ट और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज इन मोशन। डांस करते रहते हैं माइकल जैक्सन की तरह, तब ये पार्ट्स हमें वहां पर नजर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो सिर्फ आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं। तो चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, कूलम्ब्स लॉ होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं, कैपेसिटर, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आज हम सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से ही पता चल रहा है कि एक चार्ज जो रेस्ट में है, जिसकी वेलोसिटी क्या है 0, उसको स्टडी किया जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जा रहा है। यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो डेफिनेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? The branch of physics which deals with charges at rest is called electrostatics. तो डेफिनेशन लिख देते हैं पहले। The branch of physics which deals with charges at rest is called electrostatics. Okay? The branch of physics which deals with charges at rest is called electrostatics. ठीक है। अब हम जाएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आज अगर नहीं होता तो ये आज टीवी, फ्रिज, ये सब चीजें भी नहीं बनती। आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, टैबलेट यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इन सभी में क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं। अब कैसे, तो समझेंगे हम थोड़ा सा इसके बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले हम एक समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी
क्या होती हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी, तो आइए इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी के बारे में समझे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं, एक्सपेरिमेंट्स हम करने जा रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, सपोज कीजिए कि एक फर है, या फिर आप सपोज कर सकते हैं सेल, कुछ भी, लेकिन हम तो फर अभी ले लेते हैं। तो इस फर को इस प्लास्टिक ऑब्जेक्ट से जब रब्ड करते हैं यानी कि फ्रिक्शन करते हैं, फ्रिक्शन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ चार्जिंग। तो जब इसको रब्ड करते हैं तो ये दोनों ही बॉडी अपोजिटली चार्ज्ड हो जाती हैं, यानी इन बॉडी पर इलेक्ट्रिकल चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज आ गया इस बॉडी पर, तो ये हल्के जो ऑब्जेक्ट है, लाइक एग्जांपल ले लो पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा। कब? जब इस पे इलेक्ट्रिकल चार्ज आ गया तब। यानी कि एक इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से पेपर के छोटे छोटे टुकड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो इस तरह की बॉडी जो कहलाती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड बॉडी। तो ये बात समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम समझेंगे इसमें नेक्स्ट इलेक्ट्रिफिकेशन। आइए इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है? अभी आपने क्या देखा कि मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को रब्ड किया और इन पे चार्ज आ गए, यानी द एक्शन और प्रोसेस ऑफ चार्जिंग समथिंग विथ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स, सिंपल तरीके से कैसे समझें कि एक ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करने का प्रोसेस, एक ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करने का प्रोसेस ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिफिकेशन। तो लिखें, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ चार्जिंग समथिंग with electricity। ठीक है, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ चार्जिंग समथिंग विथ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को हमने जब रब्ड किया तो इस बॉडी का क्या कर दिया हमने? इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, यानी कि इसमें अब चार्ज आ गए। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्लिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्लिंग किसे कहते हैं? सिंपल शब्दों में समझते हैं। देखो, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाती है, इलेक्ट्रिफिकेशन जब बॉडी का हो गया, तो वो हल्के ऑब्जेक्ट्स को अपने तरफ खींच लेता है और चिपका के रखता है। जब एक बॉडी इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गई तो वो हल्के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच के चिपका लेता है और चिपका के रखता है। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्लिंग। तो इसको डेफिनेशन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, आइए इसको अब समझते हैं। तो इसको डेफिनेशन हम फॉर्म में कैसे लिखते हैं? द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्लिंग इज द टेंडेंसी ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट टू स्टिक टू अदर ऑब्जेक्ट ओविंग टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लिखें, the tendency for light objects to stick
other objects owing to static electricity. The tendency for light object to stick to other object owing to static electricity. This is known as electrostatic cling. ठीक है कि जब कोई चार्ज बॉडी कागज के हल्के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके चिपका लेती है, इस प्रॉपर्टी को, इस टेंडेंसी को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग. इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. तो अब हम आगे चलते हैं एक चार्ज की तरफ, इलेक्ट्रिकल चार्ज की तरफ. तो देखिए, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. भाई ये सारी दुनिया किसकी बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है. और मैटर किससे बना होता है? चार्ज से, एटम से. एक एटम के अंदर क्या होते हैं? चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो दैट मीन्स हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना है, हमें किसको समझना पड़ेगा? एटम को. तो सबसे पहले हम लिखते हैं the electrical charge is the intrinsic property of matter. Electric charge intrinsic property of matter. इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. और मैटर किससे बना होता है? एटम से. एटम किससे बना होता है? चार्जेस से. ठीक है. तो आइए अब हम समझते हैं एटम को. ठीक है. भाई क्या होता है कि जो एक एटम होता है वो 3 टाइप के पार्टिकल से मिलके बना होता है. नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और तीसरा है न्यूट्रॉन, जो कि चार्ज लेस है. ठीक है. तो अब हम देखते हैं एटम्स मेड अप 3 particles. Atoms made up 3 particles. Number 1 इलेक्ट्रॉन, जिसका सिंबल है इस तरीके से, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है. नंबर 2 प्रोटॉन, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है. नंबर 3 न्यूट्रॉन, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस होता है. ठीक है. एटम्स मेड अप 3 पार्टिकल्स. नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा. नंबर 2 प्रोटॉन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा. नंबर 3 न्यूट्रॉन्स, जो कि एक चार्जलेस पार्टिकल है. क्लियर. अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैटर किससे बना होता है? एटम से. और एटम में क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं. यानी कि हमें एटम को समझना ही पड़ेगा. तो आइए स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम समझते हैं. पहले तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि जो कोई भी एटम है उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी होता है. नेक्स्ट, ये इनिशियली न्यूट्रल होता है जब तक कि हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे.
एक एटम इनिशियली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्लियर? तो आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ये यहां पर इसे कहा जाता है न्यूक्लियस। इसे कहा जाता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस किस किस से मिलकर बना होता है? ये न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस मेड अप प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है एंड न्यूट्रॉन पर चार्जलेस है। तो सीधी सी बात है, इसमें कौन सा चार्ज आएगा? प्लस ही आएगा। फिर जब एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना है? +1। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना है? 0। तो दोनों का एडिशन होकर कितना आया हमारे पास? प्लस। दैट मीन्स एक न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज पाया जाएगा? पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। अच्छा, अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स दिख रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन मोशन करते रहते हैं इस तरीके से। इस तरीके से। तो ये एटम है, एटम का स्ट्रक्चर है। इस एटम के अंदर न्यूक्लियस है जो बना होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो ऑर्बिट्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन मोशन करते रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स के साथ बंधा रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये सबसे लास्ट की जो ऑर्बिट है। तो आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर इनकी डिस्टेंस क्या है? ज्यादा हो गई। तो जब ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एटम्स, उस पर इलेक्ट्रॉन्स पर सबसे कम फोर्स लगता है। किसका? न्यूक्लियस का। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स सबसे कम होता है। इसी वजह से अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से एनर्जी मिल जाए तो वो उस एनर्जी को लेकर के उस एटम से अलग हो जाते हैं, यानी कि निकल जाते हैं। ठीक है, तो बेटा एटॉमिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी हमें क्या चीजें मिली? नंबर 1 कि एक एटम क्या होता है? इनिशियली न्यूट्रल होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। नंबर 2 पॉइंट्स, इनिशियली इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इस ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं? मोशन करते रहते हैं। और हमने ये देखा कि इसके अंदर अलग अलग चार्जेस होते हैं और ये 3 पार्टिकल से मिलके बना होता है। इतना ही काफी है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम नेक्स्ट हेडिंग है हमारा। तो देखिए, आइए डिस्कस करते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट हेडिंग।
तो देखिए, समझिए, एकदम बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, एक इस तरीके से ग्लास रॉड लिया। ये एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, ठीक है। अब इस ग्लास रॉड को हम रब्ड करेंगे सिल्क से। इस ग्लास रॉड को हम रब्ड करेंगे सिल्क से। तो क्या होता है कि रब्ड करने के बाद, आफ्टर रबिंग, क्या होता है, इस ग्लास प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इतना ही सेम अमाउंट में सिल्क क्लॉथ के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दोबारा सुनिए कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब्ड करते हैं तो आफ्टर रबिंग इस ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस सिल्क पे उतना ही अपोजिट चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ग्लास प्लेट के अंदर से नेगेटिव चार्ज किस पे आ गए? सिल्क पे आ गए। कैसे आ गए? ऐसे, इस तरीके से। क्लियर है? यानी कि इस ग्लास रॉड से नेगेटिव चार्ज का क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। किस पर? इस सिल्क क्लॉथ पे। तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि इसमें पॉजिटिव ही आएगा और ये इसमें नेगेटिव आएगा? तो इसको हम समझेंगे और अलग तरीके से, यानी कि और डीप जा रहे हैं हम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या करता हूं, इस ग्लास रॉड का एक एटम लेता हूं जिसे मैं नाम दे दूंगा Ag, यानी कि ठीक है, ये एक ग्लास रॉड का एटम है, इसको नाम दिया Ag। क्लियर? नेक्स्ट, ये एक सिल्क क्लॉथ का एटम है जिसको नाम दूंगा As। ठीक है, यहां तक है As। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेल के अंदर भी तो इस ग्लास रॉड के एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6, एज वेल एज इतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हैं। इस सिल्क क्लॉथ के एटम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5, एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने? 5। तो देखिए, तो Ag, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्लास एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्लास एटम कितना है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना रहेगा? 6 रहेगा। और ये इनिशियली क्या रहेगा? न्यूट्रल। अब है सिल्क, एटम ऑफ सिल्क, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें एटम ऑफ सिल्क में वो है 5। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना रहेगा? 5 रहेगा। तो हमें दिख रहा है कि
ग्लास रॉड के एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है, तो ये इनिशियली क्या है, न्यूट्रल। एज वेल एज सिल्क के एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 है, तो ये भी इनिशियली क्या है, न्यूट्रल है। आफ्टर रबिंग, तो जब हमने रब्ड किया, तो रब्ड करने के बाद, रब्ड करने से क्या होता है, हीट एनर्जी मिलती है। तो इस हीट एनर्जी को लेकर के सबसे लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, ये जो कि न्यूक्लियस से सबसे ही कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ बंधा हुआ है, वो इस हीट एनर्जी को लेकर के इधर आ जाएगा, इस एटम पर, तो इस जगह, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये एटम, इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, यानी कि ग्लास के एटम से एक इलेक्ट्रॉन इस सिल्क के एटम पे आ गया है, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर 6 - 1 यानी कि कितना रह गया, 5। यहाँ पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो यानी कि 5 + 1 कितना होता है, 6। तो इस तरीके से अब मुझे क्या नजर आ रहा है कि इस एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6, तो यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्लास रॉड। तो मेजोरिटी किसकी है, पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज की मेजोरिटी होगी तो चार्ज भी कौन सा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ग्लास रॉड पे कौन सा आया चार्ज, पॉजिटिव आया। इधर देखिए सिल्क ऑफ एटम में क्या हुआ, इस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मेजोरिटी किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी हो गई, तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा, सिल्क पर, नेगेटिव, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट को रगड़ने से एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और वो इस तरीके से आता है। तो हमें पता चल गया कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे आया। अभी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सिंपल सा कंसेप्ट था कि मेजोरिटी जिसकी होगी वही चार्ज वहां नजर आएगा। भाई प्रधानमंत्री किसका होगा, बीजेपी का या कांग्रेस का, तो सीधी सी बात है जिसके पास ज्यादा सीट आएंगी वही होगा। तो वैसे ये यहाँ पर सब कुछ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। चलो नेक्स्ट अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज पे। तो टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। कौन कौन से दिख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो टाइप्स ऑफ चार्ज में हमारे पास कितने तरीके की चार्ज आएंगे, ओनली 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो कि ग्लास रॉड पर कौन से आए, पॉजिटिव, और सिल्क पर कौन से है, नेगेटिव। अभी तक हमने ये जाना है कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाती है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम प्रॉपर्टीज के अंदर देख लेंगे। तो अभी हम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये सब थोड़ा सा देख लेंगे। इलेक्ट्रिक ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो 2 तरीके की फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेशन में हम कैसे लिखें, सबसे पहले तो नॉर्मल एक डेफिनेशन क्या हो सकता है, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ चार्ज, ओके। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ चार्ज, क्लियर। लेकिन एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो वो हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है, ये लिख देते हैं, ठीक है।
इलेक्ट्रिक चार्ज is the property associated with matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic effects. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू और इसका फॉर्मूला होगा I इंटू T। हियर I, हियर I क्या है? करंट है। T क्या है? टाइम। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसके यूनिट्स हम देख लेते हैं। ऐसा यूनिट्स एम्पियर इनटू सेकेंड और कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मेन यूनिट है, सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो कूलम ही होता है। कूलम, जिसको कैपिटल C से हमें डिनोट करना है, कैपिटल C। ठीक है, ये ही मेन यूनिट है, हालांकि ये भी है। आगे CGS यूनिट, CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें दो तरीके की यूनिट है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट is EMU and electrostatic unit is ESU। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज EMU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज ESU। और यहां पर साथ में रहेगा एब कूलम और स्टेट कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज EMU और एब कूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज ESU और स्टेट कूलम। तो ये दो यूनिट हो गई CGS की। आगे और भी पॉइंट्स है इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज में। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, 1 कूलम is equal to 3 into 10⁹ ESU of charge equal to 1/10 EMU of तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10⁹ ESU ऑफ चार्ज इक्वल टू 1/10 EMU ऑफ चार्ज। आगे और भी पॉइंट्स हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं।
charge on one electron is minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Charge on proton equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. ठीक है, तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb and charge on proton 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. तो एक इलेक्ट्रॉन पर एक कूलम चार्ज पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो भी निकाल सकते हैं हम. तो 1 कूलम चार्ज is equal to 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन. कि 1 कूलम चार्ज पर इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आई थिंक ये सब डिटेल आपको समझ में आ गई होगी. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा यहाँ पर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. ठीक है, आगे बढ़े. ठीक है, तो मैं लिख देता हूं. तो चार्ज की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हम देखेंगे. Specific properties of charge. Clear? Properties of charge. तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में नंबर 1 पहला जो है वो है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर. Charges are additive in nature. Charges are additive in nature. That means charge like a scalar can be added directly. ठीक है, यानी जैसे स्केलर क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं वैसे ही हम चार्जेस को भी ऐड कर सकते हैं. तो एग्जांपल ले लेते हैं. Q1 इक्वल टू 3 कूलम, Q2 इक्वल टू 2 कूलम और Q3 इक्वल टू -5 कूलम. ठीक है, तो नेट चार्ज इज इक्वल टू 2 + 3 - 5. टोटल नेट चार्ज कितना हुआ 0. समझ में आ गया. चार्ज आर एडिटिव इन नेचर, यानी कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर. दैट मीन्स लाइक ए स्केलर वी कैन एड डायरेक्टली. ठीक है, चलो सेकेंड टाइप की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं. नंबर 2, चार्ज इज ट्रांसफरेबल. चार्ज इज ट्रांसफरेबल मीन्स जब कोई चार्ज बॉडी किसी दूसरी बॉडी से टच करवाते हैं या कांटेक्ट करवाते हैं तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं. चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, इसीलिए कहा गया है चार्ज इज ट्रांसफरेबल. दोबारा सुनिए, जब कोई चार्ज बॉडी से कोई दूसरी बॉडी कांटेक्ट करवाते हैं तो चार्ज बॉडी का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है चार्ज इज ट्रांसफरेबल. आई थिंक ये समझ में आ गया होगा. हम आगे चले. थर्ड, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड
चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। हमने क्या कहा कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर मीन्स मास किससे बना है? एटम से। और एटम किससे बने? चार्जेस से। तो हमने क्या देखा कि जब सिल्क को ग्लास रॉड से रब्ड किया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ मतलब मास भी क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो देखिए एग्जाम्पल जो हम पहले भी देख चुके हैं कि ये ग्लास रॉड, ठीक है, ये सिल्क, ग्लास रॉड जिसको हमने आपस में जब रब्ड किया था, इस ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज इस पे आ गए थे इस तरीके से, और वो भी इक्वल अमाउंट में। और इस पे क्या आया था? पॉजिटिवली चार्ज इक्वल अमाउंट में। तो हमने क्या देखा कि इस ग्लास रॉड के नेगेटिव चार्ज इधर आए थे। तो दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज किस में से निकले? ग्लास रॉड में से। तो मास किसका कम होगा? ग्लास रॉड का। तो मास किसका कम होगा? ग्लास रॉड का। ठीक है, तो सिल्क क्लॉथ पे कौन आया? नेगेटिव चार्ज, यानी कि मास किसका बढ़ेगा? सिल्क क्लॉथ का, क्योंकि यहाँ पर ऐड हो रहा है और वहां पर से चार्ज निकल रहा है। तो इसलिए ग्लास रॉड का मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और सिल्क क्लॉथ का ज्यादा हो जाएगा। तो दैट मीन्स चार्ज के साथ साथ मास भी क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पर mg यानी कि मास ऑफ ग्लास, और ms यानी कि मास ऑफ सिल्क। तो जब इस तरीके से इसमें चार्जेस ट्रांसफर हुए तो हमें क्या रिजल्ट मिला? कि हमें ये रिजल्ट मिला कि मास ऑफ ग्लास इज लेस देन मास ऑफ सिल्क, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं मास ऑफ सिल्क इज ग्रेटर देन मास ऑफ ग्लास। ठीक है, तो आगे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं लिख देता हूं यहां पर। तो एक काम करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन है, हालांकि वो चार्ज लेस है, फिर भी मास तो है। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। अगर चार्जेस का ट्रांसफर होगा तो मास का भी ट्रांसफर होगा ही होगा। ठीक है, कोई डाउट है? आगे बढ़ जाए। प्रॉपर्टीज नंबर 4। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मीनिंग क्या है? जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ही होगा। वो कभी भी 0.5, 1/2, 3.5 इस टर्म में कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। दोबारा सुनिए, चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ही होगा।
ठीक है, कैसे? अगर हमने एक चार्ज को ट्रांसफर किया तो 1 इलेक्ट्रॉन पर वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया तो उस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2 से। समझ में आया? तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि Q इज इक्वल्स टू एन ई। एन क्या है? नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। तो जब भी हम एक चार्ज ट्रांसफर होगा तो इस इलेक्ट्रॉन के नंबर मल्टीपल फॉर्म में ही होगा, इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत है? चार्जेस क्वांटाइज समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। फिर अच्छा, एक और पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और वो कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन अभी जो नई जो थ्योरी है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, उनमें भी कुछ एलिमेंट्स यानी कुछ नए पार्टिकल्स मिले हैं, उनको कहा जाता है क्वार्क्स। उन क्वार्क्स की वैल्यू होती है 1/3, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी कि क्वार्क्स की जो वैल्यू आती है ±1/3 ई और ±2/3 ई। ये अभी नई थ्योरीज है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें तो वही पूरा जो वैल्यू जो चली आ रही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसी से मतलब है, ठीक है। ये नई थ्योरी के अकॉर्डिंग है क्वार्क्स। तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड। भाई ये पूरी दुनिया किससे बनी हुई है? मैटर से। मैटर में क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। जो चार्ज इनिशियली क्या होते हैं? न्यूट्रल है। मतलब हमारी बॉडी में भी क्या है? चार्ज है। तो इनिशियली हम क्या रहेंगे? न्यूट्रल रहेंगे, जब तक कि कोई मेथड चार्जिंग का हम पे अप्लाई नहीं होगा। तो इस समय मैं चार्जलेस हूं। अगर मैंने अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रब्ड किया, मैं इस समय इनिशियली न्यूट्रल हूं, मैंने अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रब्ड किया तो मेरे क्या हो गए? चार्ज ट्रांसफर हो गए, ठीक है। लेकिन वो चार्ज जो ट्रांसफर हुए वो फिर भी क्या है? कंजर्व है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो चाहे रिएक्शन कोई सी भी हो, चाहे एटॉमिक हो, चाहे न्यूक्लियर हो, चाहे केमिकल रिएक्शंस हो, सभी में चार्ज क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे, क्योंकि चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड वन बॉडी टू अनदर। दोबारा सुनिए, चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड वन बॉडी टू अनदर। मतलब पूरी दुनिया का, सारे ब्रह्मांड का चार्ज क्या है? आइसोलेटेड है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल हम इसमें लिख लेते हैं। एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। नंबर 1, पेयर प्रोडक्शन। पहला एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि गामा रे फोटोन जो है, जो चार्जलेस होता है, वो कभी किसी न्यूक्लियस पे जब हिट करता है तो दो तरीके के चार्जेस बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। ये न्यूक्लियस H गामा, ये गामा रे फोटोन जब इस न्यूक्लियस पे आता है और ये इसको क्या करता है? हिट करता है, तो दो तरीके के एक क्या बनाता है? चार्जेस बनाता है, E+ और E-। पेयर बन गए, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। इनिशियली इस गामा रे का, इस फोटोन का चार्ज जो है Q, वो हमारे पास कितना है? 0, क्योंकि गामा रे क्या होती है? चार्जलेस होती है बेटा, ठीक है।
यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक प्रोटॉन दोनों ऐड होके ये भी क्या हो जाएंगे, टोटल चार्ज कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो समझ में आया कि गामा रे फोटोन न्यूक्लियस से जब हिट होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से प्रोडक्शन ये करता है, जिसे कहा जाता है पेयर प्रोडक्शन। कोई दिक्कत है, इनिशियल चार्ज यहाँ पर 0, फाइनल चार्ज भी 0, इसलिए चार्ज क्या है, ऑलवेज कंजर्व। नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एनाहिलेशन। भाई एनाहिलेशन क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन आपस में कंबाइंड होके एक गामा रे फोटोन बनाता है, गामा रे बनाता है, ठीक है भाई। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर के एक गामा रे फोटोन बनाता है भाई, ठीक है। तो यहां पर इस समय इनिशियल चार्ज कितना है, यहां पर भी 0 है, और ये गामा भी क्या होता है बाद में, इसका भी चार्ज 0 होता है, क्योंकि गामा रे क्या है, चार्जलेस है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन टोटल चार्ज कितना, 0, गामा रे का चार्ज कितना, 0। समझ में आया, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। एक और है रेडियो एक्टिव डिके। थर्ड एग्जांपल यहां ले लेता हूं, रेडियो एक्टिव डिके। इन रेडियो एक्टिव डिके यूरेनियम जो है, यूरेनियम 23892, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, थोरियम में, और साथ में एक अल्फा पार्टिकल का क्या करता है, इमिटिंग करता है, ये अल्फा पार्टिकल। तो ये हो गया बैलेंस। तो आप देख रहे हैं यहां पर भी चार्जेस, यहां पर भी क्या है, बैलेंस ही है, यानी कि कंजर्व है। जितना इधर चार्ज होगा उतना ही चार्ज इधर होगा। देखिए सर, 238 234 प्लस 4 92, 90 प्लस 2 92। समझ में आया, चार्जेस कंजर्व। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। अब है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट मीन्स कि चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, और चाहे स्पीड कुछ भी हो उसका चार्ज की क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होती है। भाई मास होता है, एक रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास की अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो ऐसा कहा जाता है कि उस मास में क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि उसका मास स्पीड के साथ साथ बढ़ जाता है। लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं है, चार्ज इज इनवेरिएंट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या रहेगी, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट मीन्स चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। It is does not change whatever be its speed, यानी कि चार्ज कभी चेंज नहीं होता है चाहे स्पीड कोई भी हो। समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएटेड एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएटेड एनर्जी, ठीक है। तो इसमें हम 3 तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि जब कोई चार्ज Q है जिसकी वेलोसिटी 0 है, एक चार्ज Q है जिसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में रहेगा, सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स प्रोड्यूस says only electric field।
ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई चार्ज Q है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक चार्ज Q है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, वेलोसिटी डज नॉट कांस्टेंट। जब किसी चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है, यानी कि वो एक्सेलरेटेड फॉर्म में होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड साथ में एनर्जी भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इट्स प्रोड्यूसेस, या फिर सीधा शॉर्ट में लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएटेड एनर्जी। ठीक है, तो दोबारा समझेंगे। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएटेड एनर्जी मींस जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जब कोई चार्ज जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जब कोई चार्ज एक्सेलरेटेड फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है अट्रैक्शन और रिपल्सन। फोर्स ऑफ चार्जेस। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस ऑफ चार्जेस। ठीक है, यानी कि चार्जेस का जो है दो तरीके के फोर्स प्रोड्यूस करेगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन। जब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे अनलाइक चार्ज के पास जाता है तो अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जब कोई एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और जब कोई पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। और जब कोई नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा तो वापस इसमें क्या होगा, रिपल्सन। ठीक है, तो दैट मीन्स ये हमारे पास इस तरीके का एक अरेंजमेंट है। ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपल करेंगे। ये दो नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपल करेंगे। लेकिन अब है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो हियर रिपल्सन, here also repulsion, and here attraction. That means अगर एक ग्लास रॉड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और एक फर है, तो उन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दैट मीन्स वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रैपल करेंगे। और एक सिल्क क्लॉथ है और एक प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है, वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। लेकिन ग्लास रॉड और सिल्क एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस रेपल टू ईच अदर, बट डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है नहीं? और समझना है? आगे बढ़े, चलो।